हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। एक बार फिर से मैं हूं अरुण और हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग जुड़ने वाले हैं कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों से। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए आपके बहुत ही खूबसूरत से चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहां पर आप अपनी संपूर्ण शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त पा रहे हैं, जहां पर आपको कोई भी समस्या नहीं है। आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे अध्याय के बारे में जो कि आपको 11वीं कक्षा में ज्यादा उपयोगी ना लगे, क्योंकि 11वीं कक्षा में इस अध्याय में ज्यादा कुछ है नहीं। 10वीं कक्षा का जो निर्देशांक ज्यामिति थी उसको थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ कर 11वीं कक्षा में लाकर रख दिया है। लेकिन इस अध्याय के माध्यम से आप 12वीं कक्षा के त्रिविमीय ज्यामिति को समझने की कोशिश भी करेंगे। अध्याय है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, मतलब हमें सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि किस तरह से हम त्रिविमीय में ज्यामिति को डिस्कस कर सकते हैं। त्रिविमीय आप अपने आसपास देख सकते हैं। आप 3 डायमेंशनल मूवी देखने जाते हैं, आप अपने घर में किसी भी वस्तु को रखा देखें तो वो त्रिविमीय तल में या त्रिविमीय ज्यामिति के हिसाब से उसको अरेंज किया जा सकता है। ये सभी उदाहरण है जहां पर त्रिविमीय ज्यामिति आपके लिए काफी उपयोगी है। आपके दैनिक जीवन में वो सभी चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं वो 3 डायमेंशनल होती है। चलिए शुरुआत करते हैं। 3 डायमेंशनल मतलब त्रिविमीय। आज हम लोग निर्देशांक और निर्देशांक तल के बारे में बात करेंगे। निर्देशांक होते क्या है और निर्देशांक तल क्या होता है। उसके बाद अंतरिक्ष में एक बिंदु के निर्देशांक किस तरह से रखे जाते हैं, और तीसरी और महत्वपूर्ण चीज जो कि होते हैं बहुत से उदाहरण। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिविमीय ज्यामिति की मदद से क्या समझते हैं और त्रिविमीय ज्यामिति हमारे लिए क्या है। देखिए, आपके घर में जो भी वस्तु रखी है, आप जहां भी बैठे, चाहे आप खेत में बैठे हो, चाहे आप बस में बैठे हो, चाहे आप ट्रेन में बैठे हो, चाहे आप अपने घर की स्टडी टेबल पर बैठे हो और वहां पर आपके सामने कोई वस्तु रखी है, वो जो वस्तु रखी है, जो भी आपके आसपास है, वो आपसे कुछ दूरी पर है, कुछ ऊंचाई पर है। और सिर्फ दूरी और ऊंचाई के अलावा अगर आपके घर की 2 दीवारें हैं तो उन दोनों दीवारों के साथ साथ उस वस्तु की दूरी बतानी पड़ेगी कि उस दीवार से उतना है, उस दीवार से इतना, और जमीन से इतना उठा हुआ है। मतलब हर वो चीज जिसे आप छू सकते हैं वो त्रिविमीय ज्यामिति में परिवर्तित की जा सकती है। त्रिविमीय ज्यामिति का उपयोग बहुत कोई, मतलब जो चीज हम देखते हैं सारे 3D है यार हमारे जीवन में, तो ज्यामिति का उपयोग तो है। इसके अलावा आप लोगों ने 3 डायमेंशनल या 3D मूवी देखी होगी, कहीं ना कहीं सुना होगा कि ऐसी पिक्चरें होती है जहां पर पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे हो तो वो हमारे पास लड़ाई करते हुए दिखते हैं। हमें सीन्स इतने बेहतरीन दिखते हैं कि लगता है जैसे हम खुद कहीं खड़े हो। यह संभव होता है जब आप 3 डायमेंशनल ज्यामिति या त्रिविमीय ज्यामिति को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी और समझने की कोशिश करेंगे कि कक्षा 11वीं या कक्षा 10वीं, 7वीं, 8वीं से किस तरह कक्षा 11वीं की ज्यामिति आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। कक्षा 11वीं की ज्यामिति में आप 2 चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आप सरल रेखा डिस्कस कर चुके हैं और उसके बाद शंकु परिच्छेद डिस्कस कर चुके हैं। ये दोनों ज्यामिति के 2 महत्वपूर्ण पार्ट थे। चलिए अभी बात करेंगे निर्देशांक क्या होते हैं और निर्देशांक तल क्या होता है त्रिविमीय ज्यामिति में, जहां पर अभी आपके सामने x और y के अलावा और भी कुछ होने वाला है। चलिए फटाफट ये x और y को रिवाइज करते हैं। आपने कक्षा 10 में या कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं में कुछ चीजें पढ़ी थी, है ना। उसमें सबसे पहली बात थी आपके सामने x अक्ष। सबसे पहले आपने 6ठी, 7वीं में पढ़ा था कि एक अक्ष होता है जिसे अपन x अक्ष कहते हैं। यहां पर x जो है वो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। आपने ये पढ़ा था कि ये जो x है वो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। दैट मीन्स इट कैन बी एनी रियल नंबर। अगर ये कोई भी रियल नंबर हो सकती है तो हम इसे इस तल या इस लाइन पर कहीं भी शो कर सकते हैं। बिल्कुल, हमने सोचा कि चलो हमको 1 बताना है तो 1 इधर बता दिया, 2 बताना है तो 2 इधर बता दिया, 3 बताना है तो 3 इधर बता दिया। ठीक है, -1 इधर बता देंगे, -2 इधर बता देंगे, -3 इधर बता देंगे। इसीलिए इस x अक्ष के 2 टुकड़े भी किए गए। 0 से इधर इस x को धनात्मक x अक्ष कहा जाता था, है ना, और 0 से उधर उसे ऋणात्मक x अक्ष कहा जाता था। मतलब 0 से अगर हम इधर जाएं तो ये ऋणात्मक x अक्ष था। आप यहां पर कोई भी बिंदु, जैसे बिंदु 1, बिंदु 2, बिंदु, अगर आपसे कोई बोले
कि आपको कोई भी एक बिंदु यहां पर निरूपित करना है, जैसे मान लीजिए आपको कहे कि हाँ 1 कहां है तो यहां है, आपसे कोई पूछे कि 4 कहां है तो 3 के बाद होगा, है ना। आपसे कोई पूछे कि यहां कोई एक बिंदु है, आप कहोगे बिल्कुल 3 और 4 के बीच में 3.5 हो सकता है, 3.6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि यहां वाला बिंदु फिर कैसे शो करोगे, तो फिर ये एक्स अक्ष अकेला सफिशिएंट नहीं था, है ना। कक्षा 6ठी 7वीं तक तो इतना ही था, लेकिन जैसे ही हमने सोचा कि यार यहां वाला जो बिंदु है वो कैसे रखेंगे, तो फिर हमने 9वीं 10वीं कक्षा में वाई अक्ष को लेकर आना पड़ा। हमने वाई अक्ष को भी देखा कि ऐसे 2 अक्ष होते हैं जहां पर ये एक ऐसा प्लेन फोटो बनाता है। जैसे आपके घर में अगर कोई पिक्चर हो, मतलब दीवार पे कोई फोटो लगा हो, तो उस फोटो के अंदर आप उसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष की तरह मान सकते हैं कि फोटो की एक लाइन तो एक्स अक्ष है, दूसरी वाई अक्ष है, ठीक है, फोटो की जो फ्रेम है। या फिर ऐसे समझो कि अगर कोई भी बिंदु का निरूपण करना है जो यहां कहीं है, तो ये एक्स और वाई दोनों की वजह से किया जा रहा था। मान लेते हैं एक्स अक्ष पर ये बिंदु 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये बिंदु 3 की वजह से बना है। वाई अक्ष पर ये 1 होता था, ये 2 होता था, ये 3 होता था। एक्स पर ये -1 था, ये -2 था, ये -3 था, और यहां पर आप मान लेते हैं ये -3 वाला बिंदु है, -1 -2 -3, तो ये जो बिंदु है वो 3, -3 बनता। यहां पर आपने कहा था कि यहां पर y जो है वो पॉजिटिव है, यहां इस रेखा के नीचे ये वाला जो y है वो ऋणात्मक है, यहां पर x जो है वो धनात्मक है, और यहां x जो है वो ऋणात्मक है, जो कि अपन लिख के रखे हैं। ये जो आपको x और y के द्वारा बनते हुए पूरा का पूरा प्लेन दिख रहा है, जैसे मान लीजिए आप यहां कहीं एक बिंदु लेते हैं, यहां कहीं एक बिंदु लेते हैं, जहां पर भी एक बिंदु लेते हैं उसका कोई ना कोई x और कोई ना कोई y निर्देशांक होगा। मतलब ये दोनों मिलके एक तल बनाते हैं। इस शब्द को याद रखना कि तल का मतलब क्या है। तल का मतलब ये x अक्ष और y अक्ष दोनों मिलकर एक तल बनाते हैं। तल का बेहतरीन उदाहरण आपके घर की दीवार हो सकती है, वो एक पूरा तल है। आपके घर की छत हो सकती है, फर्श हो सकती है, वो एक पूरा तल है। आपकी कॉपी का एक एक पन्ना एक एक तल है। उस तल पर जो भी चीजें रखी होगी वो मतलब उस तल की एक प्रॉपर्टी होगी जिसे वो फॉलो करता है। उसकी परिभाषा हम कक्षा 12वीं में देखेंगे, लेकिन इसे एक तल कहा जाता है। ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा एक तल है। तो अगर मुझे कोई भी बिंदु यहां शो करना है तो वो एक तल है, और चूंकि यहां x और y दोनों हैं इसीलिए आप इसे द्विविमीय कह सकते हैं। क्या कह सकते थे? द्विविमीय ज्यामिति। क्या कहते थे सर जी? द्विविमीय, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आपने जितनी भी ज्यामिति पढ़ी, अभी सरल रेखा भी जो पढ़ी वो भी उसमें x और y नाम की 2 संख्याएं थी। सरल रेखा अगर यहां से बनाओगे तो बन जाएगी, इसी में ऐसा परवलय बनाओगे तो बन जाएगा। अरे यहां सरल रेखा ऐसी बन सकती है, बन सकती है। परवलय ऐसा बन सकता है, दीर्घवृत्त भी बन सकता है, अति परवलय भी बन सकता है। मतलब इसी x अक्ष और y अक्ष की मदद से इन चारों पांचों फोटो को जो आपने डिस्कस किया है बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसे अंग्रेजी में 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री कहा जाता है। क्योंकि यहां पर 2 डायमेंशंस हैं, एक डायमेंशन ऐसा, दूसरा डायमेंशन ऐसा। एक डायमेंशन इस बिंदु की मूल बिंदु से ये दूरी बताता है, एक डायमेंशन इस बिंदु की ये दूरी बताता है। तो मूल बिंदु से ये बिंदु कितना दूर है पता चल जाता है एक अकेले डायमेंशन से, या सिर्फ x अक्ष और सिर्फ y अक्ष से ये पता नहीं चलता है। हमने फिर ये भी देखा था कि ये जो तल है वो 4 टुकड़ों में तोड़ा जाता है। एक तो टुकड़ा ये है जहां पर x भी धनात्मक है और y भी धनात्मक है, हाँ, और इन 4 टुकड़ों को हम चतुर्दांश कहते थे, है ना। तो ये होता था, क्या शब्द प्रयोग किया जाता? चतुर्दांश। चतुर्दांश याद है ना? x मतलब जहां पर ये जो तल है इसे 4 टुकड़ों में तोड़ा गया, हर टुकड़ा एक चतुर्दांश है। पहला चतुर्दांश जो होता है इसे कहा जाता है पहला चतुर्दांश, जहां पर x और y दोनों धनात्मक होते हैं। इस क्षेत्र के अंदर जो भी बिंदु लिखा रहेगा, अच्छा यहां पर -3 है, -3 की वजह से ये 3 और -3 है ना, -3 की वजह से बिंदु बनाए। इस तल पर जो भी बिंदु लिखा रहेगा उसका x और y दोनों निर्देशांक धनात्मक होंगे।
यहां पर जो बिंदु लिखा रहेगा, ध्यान से देखो, हम ऋणात्मक x की तरफ आ गए हैं तो ऋणात्मक तो x रहेगा, लेकिन y अभी भी धनात्मक है, जिसे अपन द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे। तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा? तृतीय चतुर्थांश ये वाला होगा जहां पर x और y दोनों ऋणात्मक होते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है जो इन दोनों की मदद से बना, ये और ये, तो यहां पर x भी ऋणात्मक और y भी ऋणात्मक। चौथा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर x धनात्मक पर पहुंच जाता है और y ऋणात्मक पर रहता है। इस तरह से हमने इस पूरे क्षेत्र को 4 अलग अलग टुकड़ों में तोड़ा था। हर टुकड़े की एक प्रॉपर्टी थी, हर टुकड़े के अंदर जो भी एक बिंदु रहेगा वो या तो धनात्मक उसका x होगा या धनात्मक y होगा, या x ऋणात्मक y धनात्मक, या फिर ये दोनों जो केस है। इस तरह से आप 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री को समझते थे, इतना ही था ना। परंतु अब देखने की कोशिश कीजिए, जैसे मैंने पूछा कि यहां कोई एक बिंदु कहां होगा, तो आप बता सकते हैं कि ये x से इतना ऊंचा होगा और y से इतना दूरी पर होगा, है ना। यहां पर एक बिंदु, तो आप बता दोगे कि कोई ना कोई बिंदु होगा। ये तल है x और y, मैं ये जो मेरा हाथ है मान लीजिए यहां एक बिंदु है। अब ये बिंदु कहां है? तो आप कहोगे सर ये तो बिंदु x और y से तो इसमें आ ही नहीं रहा, ये बिंदु इस तल में तो है ही नहीं, आपने इस बोर्ड पर तो इस बिंदु को बनाया नहीं। अगर इस बोर्ड को इस बिंदु पर नहीं बनाया, जैसे इसी बिंदु को मैं उठा के थोड़ा यहां ले आता और पास लेके यहां खड़ा हो जाता, अब बोलता कि बताओ इसका x निर्देशांक y निर्देशांक क्या है, तो आप बोलते कि ठीक है हम बता देंगे, लेकिन यह पता कैसे चलेगा कि ये यहां से कितना दूर है। जैसे इसी बिंदु के बारे में और बात कर लेते हैं, ये 3,-3 है, ये जो 3,-3 है, ये 3 है, ये -3 है। यहां से अगर इसको ऊपर उठाऊंगा ना तो भी इसका x और y 3-3 रहेगा, और ऊपर उठाते हैं तो भी x और y 3-3 3-3 3-3 रहेगा। तो ये जो बिंदु उठकर यहां आया है, इसका भी x निर्देशांक y निर्देशांक 3 और -3 है, लेकिन चूंकि ये बिंदु अलग अलग जगह पर घूम रहा है, तो ये जो दिशा है ये आप किस दिशा से देने की कोशिश करेंगे, इसके लिए आपको एक और रेखा की, एक और अक्ष की आवश्यकता है। ये y अक्ष था, ये x अक्ष था। मतलब आपने यहां पर 2 चीजें बता दी थी द्विविमीय ज्यामिति में, कि बिंदु की लंबाई कितनी होगी, ऊंचाई चौड़ाई कितनी होगी, या फिर इसमें 2 विम कौन कौन से होंगे। लेकिन जब हमें ऊंचाई की बात करनी है कि इस तल से अगर कोई बिंदु इतना ऊंचा है तो हमें तीसरे अक्ष की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम x और y के अलावा तीसरे अक्ष को त्रिविमीय ज्यामिति में परिभाषित करते हैं। इस चीज को अगर बेहतरीन उदाहरण से समझना हो तो आपके घर में रखी कोई भी वस्तु को देखिए, उस वस्तु का हर दीवार से दूरी आप निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ हर दीवार से दूरी निकालना जरूरी नहीं है, आपके लिए यह भी जरूरी है कि वो वस्तु जमीन से कितना ऊंचा है ना। अगर कोई बोतल रखी है तो वो जमीन से कितनी ऊंची है, टीवी रखी है तो वो जमीन से कितनी ऊंची है, अगर आप बैठे हैं तो आपकी स्टडी टेबल जमीन से कितनी ऊपर है, मतलब आपका जो टेबल टॉप है, मतलब जहां पर आप लिखते पढ़ते हैं, वो जमीन से कितना ऊंचा है। तो ये चीजें त्रिविमीय ज्यामिति की मदद से ही संभव है। और जब हम त्रिविमीय ज्यामिति की बात करते हैं तब हम तीसरे अक्ष को लेकर आते हैं जिसे z अक्ष कहा जाता है। अब ये z अक्ष ऐसा क्यों गया? वास्तव में z अक्ष ऐसा नहीं होता। ये जो z अक्ष है ये y अक्ष था, ये x अक्ष था। अब y और x अक्ष को ऐसा अक्ष होता है जो x और y दोनों पर लंबवत होता है और ये इस बिंदु से बाहर निकलता है। क्या होता है? एक ऐसा अक्ष जो यहां से बाहर निकल रहा है, मतलब ऐसा पूरा का पूरा यहां से सीधा अंदर भी घुस जाएगा तो भी चलेगा। कुल मिलाकर एक ऐसी रेखा जो इस बोर्ड से बाहर आ रही है वो होता है z अक्ष। और इसको निरूपित करने का तरीका, मतलब वास्तव में तो ये होता है कि यहां पर आप बड़ा सा गोला बना दे और ऐसे उसको उसके ऊपर एक और गोला बना दे, तो आप ये मानेंगे कि यहां से एक और रेखा आ रही है जो कि z अक्ष है। लेकिन जब हम फोटो बनाते हैं, जब हम डायग्राम बनाते हैं, तो हम इस तरह से मान के चलेंगे कि त्रिविमीय ज्यामिति में अगर हम एक x अक्ष y अक्ष के अलावा तीसरा अक्ष लिखना चाहें तो उसे अपन ने ऐसा बना दिया। अब यहां कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी है फटाफट। x अक्ष y अक्ष के लंबवत होता है, बात सही है।
z अक्ष भी x अक्ष के लंबवत होता है और z अक्ष भी y अक्ष के लंबवत होता है। मतलब ऐसी आप तीन रेखाएं ले सकते हैं। अगर ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो ये z अक्ष होगा। ऐसा भी माना जा सकता है कि सर मान लीजिए ये x अक्ष है, ऐसा जा रहा है, ये y अक्ष है, तो ये z अक्ष होगा। या फिर ऐसे भी मान सकते हैं कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है। मतलब तीन ऐसी रेखाएं जिसमें हर रेखा दूसरी रेखा बाकी दोनों पर लंबवत है। x वाली रेखा y पर लंबवत है एवं z पर लंबवत है, y वाली रेखा x पर लंबवत है और z पर लंबवत है, z वाली रेखा x और y दोनों पर लंबवत है। तो यहां से आप ऐसा बोल सकते हैं कि x y के लंबवत है, y z के लंबवत है एवं z x के लंबवत है। यह संभव होता है सिर्फ और सिर्फ त्रिविमीय ज्यामिति में। दो विमीय ज्यामिति में अगर आप बोलते हैं कि x y के लंबवत है और y z के लंबवत है, तो दो विमीय ज्यामिति में y या x और z समांतर हो जाते हैं। इसका 12वीं कक्षा में एक प्रश्न भी है संबंध और फलन में। खैर, यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि ये x इसके भी लंबवत है। जैसे मान लीजिए x y और z अक्ष है, तो ये रेखा इसके लंबवत, ये रेखा इसके लंबवत और ये रेखा इसके लंबवत। तो अगर ये x है तो ये y है, तो x y के लंबवत। अगर ये z है तो x z के भी लंबवत और x y z के भी लंबवत। ये तीनों रेखाएं आपस में लंबवत होती है और जहां पर तीनों मिलती है हम उस बिंदु को अभी भी मूल बिंदु ही कहते हैं, जो कि होता है 0,0। इसे अपन 2D में भी मूल बिंदु कहते थे। क्या कहते थे? 2D मतलब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी मूल बिंदु कहते थे। और यहां पर इन तीनों की मदद से आपके सामने बन जाती है त्रिविमीय ज्यामिति। क्या बन जाती है? त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति का मतलब ऐसी ज्यामिति जिसमें 3 विम है, मतलब 3 दिशाएं हैं और तीनों दिशाएं अलग अलग है। मतलब ऐसा नहीं कि 2 दिशाएं समांतर है, एक दिशा, हर दिशा बाकी 2 दिशाओं के लंबवत है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई 3 अलग अलग दिशा है और किसी भी 3 विमीय तल को देखने के लिए, किसी भी 3 विमीय वस्तु को देखने के लिए लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई होना चाहिए। तो इसीलिए x, y और z नाम के 3 अक्ष हैं। ऐसा समझिए कि x इस दिशा में धनात्मक है, y इस दिशा में धनात्मक है, तो z यहां से बाहर आने वाला एक हाथ है, ऐसा कुछ जो पॉजिटिव है। अब इसको यहां तो ऐसे बना नहीं सकता, इसलिए अपन ने इसको ऐसे बना दिया कि ये पॉजिटिव z है। तो सबसे पहले ये बिंदु कौन सा है? x पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, ठीक है, y नेगेटिव, x नेगेटिव, ये z पॉजिटिव और z नेगेटिव। अब ये पूरे के पूरे जो फोटो बनता है ना, ये इसे 8 टुकड़ों में तोड़ता है, 4 नहीं। 2 विमीय ज्यामिति में जो दोनों तल थे, जो x और y थे, उन्होंने उस तल को 4 टुकड़ों में तोड़ा था। यहां पर जो तल है वो 4 टुकड़ों में ना टूटकर टोटल 8 टुकड़ों में टूटेगा और ये तल नहीं है, त्रिविमीय ज्यामिति की जगह है, स्पेस है। क्या है सर जी? एक स्पेस कह लेते हैं इसे कहते हैं कि त्रिविमीय तल या त्रिविमीय स्पेस जो है उसके अंदर टोटल 8 टुकड़े होंगे x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष की मदद से। कितने? कुल 8 टुकड़े। हर टुकड़े का एक अलग इंपॉर्टेंस होगा, हर टुकड़े के अंदर x, y और z के जो चिन्ह है वो अलग अलग होंगे। आइए फटाफट उसे बनाने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें कि ये जो टुकड़े हैं वो किस तरह से होंगे और किस तरह से हम इन टुकड़ों को देखेंगे। क्या आपको यह बात क्लियर है कि यहां पर अगर मुझे कोई भी बिंदु देखना है तो मुझे उसका x निर्देशांक भी चाहिए, y निर्देशांक भी चाहिए और z निर्देशांक भी चाहिए। x निर्देशांक ये वाली दिशा देगा, y निर्देशांक ये वाली दिशा देगा और z निर्देशांक इन दोनों से दूरी लंबवत दिशा देगा। मतलब अगर किसी बिंदु को इस बोर्ड से बाहर आना है तो उसे z निर्देशांक या उसका z अक्ष भी होना चाहिए। बिना z अक्ष के कोई भी बिंदु इस रेखा से, इस तल से बाहर नहीं आ सकता है। क्लियर है क्या? चलिए फटाफट ये जो मैंने अभी एक बात बोली उसके बारे में बात करते हैं कि 8 टुकड़े होते कौन कौन से हैं। तो मैं आपके सामने x अक्ष और y अक्ष नाम का एक अक्ष बनाता हूं जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसे मान लीजिए ये आपका x और y अक्ष था।
इसमें आपको कोई चिंता नहीं थी, कोई टेंशन नहीं था। इसे थोड़ा सा फिर से बना लेते हैं। आपने एक्स अक्ष और वाई अक्ष पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, इसमें आपको कोई समस्या नहीं कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और यहां से एक ऐसी रेखा है जो गुजर रही है जिसपे एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों इस तरह से, मतलब ये वास्तव में इसे एक्स वाई तल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एक्स वाई तल कहा जाता है। ये तल एक्स और वाई दोनों अक्ष की मदद से बनाया गया है। अगर ये तल एक्स और वाई अक्ष दोनों की मदद से बनाया गया है तो यहां पर एक्स और वाई अक्ष दोनों होने चाहिए। इस तरह से इस फोटो का आप एक्स और वाई तल कह सकते थे, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। ऐसा मानिए कि आपके सामने एक कार्डबोर्ड है, वो जो कार्डबोर्ड है, जो पेपर है, वो एक्स वाई तल है। क्लियर है क्या? या फिर आपके घर की एक दीवार, ये रेखा एक्स अक्ष है, ये जो रेखा है वो कौन सी है? ये रेखा एक्स अक्ष है, ठीक है। ये रेखा ऋणात्मक एक्स अक्ष है, ये रेखा वाई अक्ष है, और ये रेखा ऋणात्मक वाई अक्ष है। एक और ऐसा तल आता है जो इस तल के लंबवत होता है। मतलब आपके जो घर की दीवार है, जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी दीवार है, उस दीवार के बीच में आप एक और लंबी सी दीवार खींच दो। एक दीवार ऐसी थी, आपने एक और सामने ऐसी दीवार बना दी, तो ये एक रेखा ऐसी निकलकर हमारे सामने आती है और ये एक नया तल बनाती है। तो यहां से ये जो रेखा है ये निकल के आई इस रेखा की वजह से, जिसे अपन ने जेड अक्ष कहा है। क्या कहा है? जेड अक्ष। और ये जेड अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, अभी वाई अक्ष है। आपके सामने अभी टुकड़े और भी होंगे। एक टुकड़ा ऐसा होगा जो इन दोनों की मदद से बनेगा, मतलब ऐसी एक रेखा आएगी, ऐसा एक तल आएगा जो यहां से इसे 3 टुकड़ों में तोड़ देगा फिर से। तो ये जो टोटल टुकड़े बने हैं, ठीक है, अभी देखने में थोड़ा कंफ्यूजन वाला बात लग रहा होगा, लेकिन यहां पर टोटल 8 टुकड़े बनते हैं, और ये जो 8 टुकड़े हैं इन्हें अष्टांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टांग। टोटल 8 होते हैं इसीलिए अष्टांग, 4 थे इसलिए चतुर्दांश कहते थे। ये टोटल 8 टुकड़े बनाए गए। आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो, इमेजिन करके देख सकते हो कि अगर एक रेखा ऐसी है, एक तल ऐसा है, दूसरा तल ऐसा है, तो इन दोनों की मदद से आपने, और एक और यहां पर एक और ऐसे इस दिशा में, ऐसे इस दिशा में हाथ लगा सकते हैं, तो कुल 8 टुकड़े बन जाएंगे। अब इन 8 टुकड़ों में क्या क्या चीजें होगी, क्या क्या नहीं होगी, उनके बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस पूरे अध्याय में। मतलब इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्स किधर है, वाई किधर है और जेड किधर है। अभी तो सब इधर उधर है ना, अभी तो सब, ये एक रेखा है, ये एक ऐसा तल है जिसने दूसरे बाकी 2 तलों को विभाजित किया है। कौन कौन से 2 तल? एक तो ये तल है, और तीसरा जो बिना कलर वाला तल है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष को देखें तो हालांकि ये चीज धीरे धीरे अभी अपन समझ जाएंगे पूरा सा, यहां पर कुल 8 अष्टांग होते हैं। मतलब इस पूरे फोटो को या इस पूरे 3 विमीय स्पेस को आपने कुल 8 टुकड़ों में तोड़ा है। हर टुकड़े की अपनी एक खासियत है, हर टुकड़े का अपना एक अस्तित्व है। क्या इतना क्लियर है? अगर क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगर ये इतना समझे हो कि यहां पर टोटल 8 टुकड़े होंगे और हर टुकड़ा अपने आप में अति महत्वपूर्ण है, हम हर टुकड़े के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, हमारे लिए सारे टुकड़े महत्वपूर्ण है। ठीक, एक तो ऐसा है, ठीक है, दूसरा ऐसा है, और तीसरा, इन तीनों को मतलब इनको बनाना सीख लो यार। एक ऐसा है, अगर इनको बनाना सीख गए तो बाकी फिर बहुत सिंपल है, मतलब समझने में कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर है क्या? चलिए, आई होप। तो ये जो 8 अष्टांग है, ये कैसे कैसे 8 अष्टांग है देखो फटाफट। आपने क्रमचय संचय पढ़ा है, मैं उसी की मदद से आपको बताता हूं कि टोटल 8 अष्टांग कैसे होंगे। देखिए, अगर मैं एक्स अक्ष की बात करूं तो किसी भी बिंदु के लिए एक्स या तो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है ना। किसी भी बिंदु के लिए, चाहे वो बिंदु कोई सा भी हो, या तो उसका एक्स धनात्मक होगा या एक्स ऋणात्मक होगा। ठीक है, दूसरा बिंदु, दूसरा y वाले के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोई भी बिंदु के लिए या तो y पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। हर बिंदु के लिए, मतलब हर बिंदु के लिए कह सकते हैं कि अगर यहां पर x और y नाम की 2 रेखाएं, तो प्रत्येक बिंदु के लिए x पॉजिटिव होगा
y पॉजिटिव होगा चलेगा, x पॉजिटिव हो सकता है, y नेगेटिव हो सकता है, मतलब x और y में यही दो संभावनाएं हैं। तीसरा बिंदु z है जहां पर z भी या तो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तो कुल मिलाकर x के लिए भी दो संभावना, y के लिए भी दो संभावना, z के लिए भी दो संभावना। तो अगर इन दोनों संभावनाओं का गुणा करें, क्योंकि ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है, तो कुल 8 चीजें बन जाती है। मतलब अगर एक बार x पॉजिटिव लोगे तो 8 चीजें बनेगी, y पॉजिटिव लोगे तो 8 बने, मतलब बेसिकली अगर x पॉजिटिव लेंगे तो ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, z पॉजिटिव, इस तरह की कुल 8 संभावनाएं बनेगी। और ये 8 संभावनाएं अष्टांग कहलाती है। क्या कहलाती है? अष्टांग कहलाती है। और इस पूरे जो हमने 8 अष्टांग वाली चीज देखी है, इसे हम कहते हैं निर्देशांक। निर्देशांक कौन कौन से? x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। और 8 अष्टांग अभी उनके बारे में डिस्कस करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हां, तो देखिए निर्देशांक जितने भी हैं उनके बारे में अब हमें बात करनी है कि यहां पर कितने अष्टांश बन सकते हैं। कुल 8 अष्टांश बन रहे हैं, मतलब हम जो अंतरिक्ष देख रहे हैं उसके 8 अलग अलग टुकड़े हो रहे हैं। अब 8 अलग अलग टुकड़े कैसे होंगे, उनको देखने के लिए आप इस फोटो को देख सकते हैं। अगर आप देखें तो यहां पर आपके सामने आप इस तल को, इस रेखा को कह सकते हैं कि ये एक्स वाई तल है मान लीजिए। मतलब ये किस अक्ष की वजह से बना है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष की वजह से। ये वाला जो तल है इसे आप वाई जेड तल कह सकते हैं, और ये वाला जो तल है इसे अपन एक्स जेड तल कह सकते हैं। और इन दोनों की मदद से, इन तीनों की मदद से जो ये तल बना है या जो ये फोटो बना है, इसी को अंतरिक्ष कहा जाता है। और जहां पर ये तीनों मिल रहे हैं, इन तीनों को कहा जाता है, इस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और अगर आप चिन्हों के हिसाब से इसे देखने की कोशिश करें, मतलब यहां कुल 8 टुकड़े, सारे तो अपन देख नहीं सकते। 3D में अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो मेरे पीछे वाला पार्ट नहीं देख पा रहे होंगे। अगर मैं टर्न करूंगा तो मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, मतलब आधा पार्ट देख पाएंगे, आधा नहीं देख पाएंगे। इसीलिए आपको कुछ अष्टांश दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेंगे, जो भी फोटो आप रेफर करोगे। तो यहां पर कुल 8 अष्टांश बनते हैं। कितने? 8। अब यहां पर 8 अष्टांश की वजह से क्या क्या चीजें होती है, पहले उन्हें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अष्टांश पर जाने से पहले अपन बात कर लेते हैं अक्ष के बारे में। आपके पास 3 अक्ष है और उनके कुछ समीकरण होंगे। समीकरण मतलब उनकी प्रॉपर्टीज किस तरह से लिखी जाएगी। तो जब मैं बात करता हूं एक्स अक्ष के बारे में, कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष पर y और z दोनों 0 रहते हैं। तो यहां पर कह सकते हैं y बराबर 0 और z बराबर 0। उसी तरह जब मैं y अक्ष के बारे में कहता हूं तो z बराबर 0, साथ में x बराबर 0 दोनों होना चाहिए। ठीक है। उसी के बाद यदि आपको कोई मान लीजिए z अक्ष के बारे में कहे तो z अक्ष पर x का मान भी 0 और y का मान भी 0। तो यदि आपसे कोई कहे कि आपको x अक्ष पर एक बिंदु लेना है, कहां पर? x अक्ष पर। तो यदि आपसे कहे कि आपको x अक्ष पर एक बिंदु लेना है तो उस बिंदु को आप किस तरह से लेंगे? तो x अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है, उसका x निर्देशांक तो पता नहीं होता, लेकिन y और z हमेशा 0 होता है। तो x अक्ष पर कोई भी बिंदु a, 0, लिखा जा सकता है। x वाला निर्देशांक 0 नहीं है। y अक्ष पर y वाला निर्देशांक 0 हो सकता है, पता नहीं, लेकिन x और z तो दोनों 0 होते हैं, इसलिए दोनों पर 0। और उसी तरह यहां पर z वाले में x और y दोनों 0, z वाले बिंदु को अपन c लिख देते हैं। जब भी कोई बिंदु लिखते हैं, मान लीजिए यहां कोई बिंदु है तो उसका x निर्देशांक, y निर्देशांक और z निर्देशांक तीनों होगा। उसी तरह यदि आपको कोई कहे कि एक्स वाई तल के बारे में बात कर लीजिए। अब अपन अक्ष छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, तल के बारे में बात करते हैं कि आपके सामने एक तल है जो कि एक्स वाई तल है। मतलब ये तल किसकी वजह से बना है? ये वाला तल जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों की वजह से बना है। आपके घर की एक दीवार मान सकते हैं, एक तल है। तो उस केस में यहां पर सदैव z का मान 0 रहेगा। और अगर आपसे कोई कहे कि एक्स वाई तल पर एक बिंदु लीजिए, तो आप a का x का मान कुछ भी ले सकते हैं, b का मान कुछ भी ले सकते हैं, y का मान कुछ भी ले सकते हैं।
z का मान सदैव 0 आएगा। यदि यहीं पर आपसे yz तल के बारे में कहे तो यहां पर x का मान सदैव 0, दैट मीन्स 0, b, c लिखा जा सकता है। और zx तल के बारे में कहे तो यहां पर y का मान 0, मतलब आप a का मान लिखिए कुछ, b की जगह 0 और c की जगह कुछ। इस पर आपसे सवाल हो सकते हैं। यदि कोई बिंदु x अक्ष पर लेना है तो किस तरह से सिलेक्शन होगा, y अक्ष पर लेंगे तो किस तरह से सिलेक्शन होगा, z अक्ष पर लेना है तो किस तरह से सिलेक्शन होगा, xy तल, yz तल और zx तल भी किस तरह से सिलेक्ट किए जाएंगे। चलिए बात करते हैं अष्टांशों के बारे में कि अष्टांश क्या होते हैं। आप इन्हें 8 टुकड़ों में ऐसे टूटे हुए देख सकते हैं। इसे प्रथम अष्टांश कह सकते हैं, ये पहला अष्टांश है, उसके बाद दूसरा है, फिर तीसरा है, चौथा है। देखो ये ऊपर 4 दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4, इसके नीचे 4 और मान लो, एक इधर 2, एक 3 और एक बैक साइड जो छुपा हुआ है 4। तो हमारे सामने कुल 8 अष्टांश होते हैं। अब इन 8 अष्टांशों में x, y और z के चिन्ह क्या होंगे, इन्हें याद कैसे रखना है मैं बता रहा हूं। देखिए आपके सामने, आप सबसे पहले लिख लीजिए कि अष्टांश कौन कौन से। अष्टांश से पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है। और यहां पर x, y और z के चिन्ह क्या होंगे। x का कोई ना कोई चिन्ह आएगा, y का कोई ना कोई चिन्ह आएगा और z का कोई ना कोई चिन्ह आएगा। ठीक है, सो हमारे सामने ये अष्टांश है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ और भी कुछ। 8 अष्टांश है कुल मिला के। कितने हैं? 8। इन 8 के बारे में बात करनी है। तो अष्टांश नंबर 1, 2, 3, 4, फिर आएगा 5, 6, 7 और 8। और आपको यहां पर देखना है कि किस में किसका चिन्ह कैसा होता है। तो मैं यहां पर अभी थोड़ी सी टेबल और बना देता हूं। देखिए हमने चतुर्दांश पढ़े थे ना। चतुर्दांश में हम बोलते थे कि पहले चतुर्दांश में x y दोनों धनात्मक है, दूसरे में y z या दूसरे में x ऋणात्मक है, y धनात्मक है। वही अष्टांश में देखना है कि कौन से अष्टांश में कौन धनात्मक है, कौन ऋणात्मक है। तो जब आप x का निर्देशांक लिखें तो प्लस से शुरुआत कीजिए। ठीक है, प्लस, ठीक है, माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। मतलब एक सीक्वेंस को याद रखना है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, ऐसा रहेगा। ठीक है, उसके बाद y वाले के लिए 2 धनात्मक 2 ऋणात्मक, फिर 2 धनात्मक 2 ऋणात्मक। z वाले के लिए 4 धनात्मक, फिर 4 ऋणात्मक। ये हो गए अष्टांशों के चिन्ह। अब यदि कोई आपसे पूछे कि पहले अष्टांश में तो x, y, z तीनों धनात्मक, दूसरे अष्टांश में x ऋणात्मक, y, z धनात्मक, तीसरे अष्टांश में y और x दोनों ऋणात्मक, z धनात्मक, चौथे अष्टांश में x और z धनात्मक, y ऋणात्मक, पांचवें में x और y धनात्मक है, z ऋणात्मक है, छठे में x ऋणात्मक है, y धनात्मक, z ऋणात्मक, सातवें में x, y, z तीनों ऋणात्मक और आठवें में x धनात्मक, y, z ऋणात्मक। अब यदि कोई आपसे कोई एक सवाल पूछे कि बताइए कि ये वाला बिंदु कौन से अष्टांश में होगा, तो यहां x, y दोनों ऋणात्मक है, z धनात्मक है, तो ये वाला केस इस वाले अष्टांश के अंदर आ जाएगा। मतलब ये तीसरे अष्टांश में होगा। देख लो, -5, -2 और 4 धनात्मक है। यदि कोई ऐसे पूछ ले कि 1, 2 और -3 कौन से अष्टांश में, तो x, y धनात्मक होना चाहिए, y ऋणात्मक होना चाहिए, मतलब 5वें अष्टांश में। यह चीज आपको याद रखनी है आने वाले सवालों के लिए। क्लियर है क्या? चलिए अब एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है, अंतरिक्ष में एक बिंदु के निर्देशांक। आप एक बिंदु को किस तरह से अंतरिक्ष में निरूपित करते हैं, तो उसे देखते हैं। पहले अपन x अक्ष और y अक्ष वाली 2 विमीय ज्यामिति को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यह बिंदु P था जिसके निर्देशांक अल्फा कॉमा बीटा थे, है ना, या AB थे जिसके निर्देशांक क्या थे, AB थे। अब ये AB निर्देशांक को आप कैसे लिखते थे कि सर यहां से, ये 10वीं कक्षा की चीज है ना,
अगर मैं यहां से एक लंब डालता हूं तो ये जो निर्देशांक है वो यहां से यहां जो बिंदु आता है वो a,0 आता है। इस a की वजह से भले ये a धनात्मक है तो धनात्मक, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक। अगर मैं यहां पर इसका लंब डालूं तो ये बिंदु आएगा 0,b, क्योंकि यहां x ऋणात्मक 0 है, y b है। ये x अक्ष था, ये y अक्ष है। यहां से यहां की दूरी a होती है, यहां से यहां की दूरी b होती है। यहां सिर्फ 2 अक्ष थे, ठीक है। इस a को हम कह सकते हैं p की y अक्ष से दूरी, है ना। ऐसे ही कहते थे कि a बिंदु की जो a दूरी है, अब इसका मापांक लोगे तो मतलब हो सकता है कि a ऋणात्मक हो तो उसका मापांक धनात्मक आ जाएगा। तो ये हो जाएगा p की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, ठीक है। और अगर मैं b बिंदु के बारे में बात करूं तो ये p की x अक्ष से दूरी आ जाएगी, है ना। यहां से यहां की जो दूरी है या यहां से यहां की जो दूरी है वो b के बराबर है, x अक्ष से दूरी। और जहां पर ये दोनों अक्ष कट रहे हैं वो 0,0 है, मतलब मूल बिंदु है। अगर इस a,0 या m बिंदु के बारे में बात करते हैं, मान लीजिए n बिंदु है, तो ये जो m बिंदु है जिसे a,0 कहते हैं, इसको मूलतः कहा जा सकता है कि p बिंदु x अक्ष पर कहीं ना कहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अपन कहते हैं कि p के लंब पाद के निर्देशांक, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लंब पाद के निर्देशांक p के लंब पाद के जो निर्देशांक है वो a,0 है। उसी तरह अगर मैं n वाले बिंदु के बारे में बात करना चाहूं जो कि 0,b है, इस लंब पाद के, अच्छा ये कहां पर, ये x अक्ष पर ना, x अक्ष पर, p के x अक्ष पर लंब पाद के निर्देशांक। उसी तरह p के y अक्ष पर लंब पाद के निर्देशांक। ऐसा कुछ। तो आपके सामने m और n नाम के 2 बिंदु होते थे जिनकी मदद से p बिंदु बनता था। ये 2 विमीय ज्यामिति में कुछ शब्द थे। अब त्रिविमीय ज्यामिति में z अक्ष और आ जाता है। तो इस कहानी को मैं यहीं पर हटाते हुए, ये रिवीजन था, ठीक है। अब अपन z अक्ष को और ले आते हैं। z अक्ष को लाने से हमें फायदा क्या होगा, बहुत बड़ा। z अक्ष को लाने से त्रिविमीय ज्यामिति अपन सीखने लगेंगे। ऐसा कोई, ये x अक्ष होगा, ये y अक्ष होगा और ये अक्ष z अक्ष होगा, और इन तीनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो 0,0,0 है, ठीक है क्या। मान लेते हैं इन तीनों की वजह से एक बिंदु P है जो कि अंतरिक्ष में कहीं यहां पर है। अंतरिक्ष में, या मतलब वो एक्स वाई तल में आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये एक्स वाई और जेड तीनों की वजह से बना है। मतलब जैसे अगर ये एक्स वाई और जेड तीन अक्ष थे तो यहां पर कहीं एक बिंदु बना है P, जो थोड़ा बाहर की साइड आपको दिखना चाहिए। अब ये P बिंदु क्या क्या करेगा ये देखो। सबसे पहले ये P बिंदु क्या आपको दिख रहा है, इसका अपन y अक्ष पर प्रोजेक्शन दे सकते हैं। मतलब या P बिंदु को हम लोग YZ तल पर बता सकते हैं कि P बिंदु YZ तल की वजह से कैसा बना। बिल्कुल। Q बिंदु XZ तल पर इसका लंब पाद क्या होगा ये भी बता सकते हैं। तो देखो, अगर आपसे बोला जाए कि ये YZ तल पर अगर हम P बिंदु को लाने की कोशिश करें, किस वाले बिंदु को, ये जो P बिंदु है, मान लीजिए ये YZ तल पर A नाम का एक बिंदु बनाता है। मान लीजिए ये XZ तल पर यहां पर कहीं लगता है B नाम के बिंदु के साथ, और यहां पर कहीं ये ZY तल पर लगता है। मतलब इसको यहां कहीं मान सकते हैं कि चलो ये ZY तल से थोड़ा सा ऊपर है, तो यहां पर है C नाम का बिंदु। ये A, B और C क्या है एक बार फिर से बता देता हूं। A, B और C क्या है, तो A, B और C जो बिंदु है, A बिंदु P का YZ पर लंब पाद, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर। उसी तरह B बिंदु के बारे में बात करेंगे, YZ तल पर ना, B बिंदु के बारे में बात करेंगे तो P का XZ
तल पर लंबपात, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तल यहां लिख लेना। और उसके बाद सी वाला बिंदु, तो सी वाला बिंदु जो है वो P का एक्स जेड तल या एक्स वाई तल पर लंबपात। ठीक है, अब इन्हें निकालेंगे कैसे? तो जब ये ए बिंदु या पी बिंदु एक्स वाई या वाई जेड तल पर आएगा तो वहां एक्स का मान 0 हो जाएगा, तो यहां पर सीधा सीधा 0, बी, सी हो जाएगा। ठीक है, जब ये इस वाले बिंदु पर आएगा एक्स जेड तल की मदद से, तो बी का मान 0 हो जाएगा, तो ये बिंदु आ जाएगा सीधा सीधा a, 0, बी, सी के बराबर। किसके? a, 0, सी के बराबर। यू कैन वेरीफाई। मतलब जब यहां पहुंचेगा तो एक्स जेड तल पर b का मान 0, एक्स वाई तल पर z का मान 0, तो 0, या a, b, 0 ये लिख सकते हो यार। यदि एक बिंदु दिया है, आपसे पूछे कि ये P बिंदु, अगर हम P बिंदु का लंबपात एक्स वाई तल पर डाले तो क्या होगा, वाई जेड तल पर डाले तो क्या होगा, जेड एक्स तल पर डाले तो क्या होगा, तो एक्स वाई तल पर z का मान 0 रख देना, बाकी सेम रखना, वाई जेड तल पर x का मान 0, जेड एक्स तल पर y का मान 0। ठीक है, अभी आपके सामने कुछ चीजें और पूछी जा सकती है। यहीं पर छोटा सा सवाल यह होगा कि ये P की B बिंदु से दूरी कितनी है, मतलब ये दूरी। अब P की B बिंदु से दूरी मतलब ये तो एक्स जेड तल है। ठीक है, तो ये P की एक्स जेड तल से दूरी है वास्तव में, और एक्स जेड तल में देखो, एक्स जेड तल में यहां से यहां जो दूरी होगी ना, ये बिंदु होगा a, 0, b। तो a तो a है, c या a, 0, c, a तो a है, c तो c है, मतलब दूरी निकालेंगे तो सिर्फ b बचेगा। तो p से b की जो दूरी है वो सीधा b के बराबर या b के मापांक के बराबर, क्योंकि दूरी हमेशा अऋणात्मक होती है। उसी तरह अगर P की A से दूरी पूछी जाए तो P की A से दूरी का मतलब है P की YZ तल से दूरी, ये वाली दूरी। और इस केस में YZ वाले केस में यहां x का मान 0 हो जाएगा, तो ये बिंदु रहेगा 0, b, c। और यहां से अगर दूरी निकाली जाए तो b में कोई परिवर्तन नहीं, c में कोई परिवर्तन नहीं, तो a में परिवर्तन, इसीलिए a का मापांक। और अगर आप P से C की दूरी निकालेंगे तो P से C की दूरी का मतलब है PC, और PC दूरी का मतलब है P की XY तल से दूरी। और अगर P की XY तल से दूरी निकाली जाए तो ये वाला जो C बिंदु है XY तल में Z निर्देशांक 0 हो जाता है, तो A में कोई परिवर्तन नहीं, B में कोई परिवर्तन नहीं, C 0 से Z हो गया, या Z जो है वो 0 से C हो गया, इसीलिए C का मापांक। इन सूत्रों को लिख लीजिए, अभी तो और भी कुछ आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते ही आपके सामने यहां एक चीज और मिलेगी, इन्हें हटाना पड़ेगा क्योंकि अभी और भी कुछ मिलने वाला है। जब आप इस बिंदु को x अक्ष पर डालोगे और y अक्ष पर डालोगे और z अक्ष पर डालोगे तो आपके सामने एक नई कहानी बनेगी। नई कहानी क्या होगी, एक बार उसे देख लेते हैं। z अक्ष पर y अक्ष पर यहां डालने से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट हो सकता है, मतलब ऐसा एक बिंदु बनेगा। यह बिंदु मान सकते हैं कि ये जो बिंदु है p, इसे अपन बोल सकते हैं p तो हो चुका है, m बोल सकते हैं यहां पर n, और यहां पर o बिंदु या m, q बोल सकते हैं। अब m, n और q क्या है, तो p बिंदु का x निर्देशांक वो m है, जिसे लिखा जा सकता है a, 0, 0, मतलब px की वजह से a है, z की वजह से 0, 0, c,
और Q की वजह से 0, B, 0। ये M, N और Q, M बिंदु क्या है? तो M बिंदु P का x निर्देशांक निरूपित करता है। क्या निरूपित करता है? ये M बिंदु जो है वो P का x निर्देशांक निरूपित करता है। इसीलिए P A बिंदु का जो या M बिंदु का निर्देशांक है वो a, 0, 0 लिखा है। उसी तरह N जो बिंदु है या Q जो बिंदु है वो P का y निर्देशांक निरूपित करता है। इसीलिए इसका निर्देशांक 0, B, 0 है। और उसके बाद अगर मैं N वाले बिंदु के बारे में बात करूं तो N बिंदु जो है वो Z अक्ष पर P को निरूपित करता है। मतलब P का Z निर्देशांक लिखने से C वाला या N वाला बिंदु आ जाएगा। इसका Z निर्देशांक कितना है? C। तो 0, 0, C। और अगर आप इन सभी पॉइंट्स को बना दे एक साथ, इसको इससे जोड़ा, 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 तो कहीं ना कहीं ये एक घन या घन बन जाता है। क्या बन जाता है? घन बन जाता है। यहां पर जो घन है वो प्रॉपर्ली नहीं बन पाया, आपको दिख नहीं पाया, लेकिन ठीक है, मतलब घन बनता है बेसिकली। अगले प्रश्न में इसको बनाते हुए मैं दिखा दूंगा। चलिए, प्रश्न है कि आकृति 12.3 में, आकृति 12.3 में P बिंदु 2, 4, 5 है। तो F के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो P है कितना है? P है 2, 4, 5। ठीक है। अब F वाला बिंदु कहां है पहले ये ध्यान से देखो। तो F वाला बिंदु Z और X अक्ष की मदद से बन रहा है। तो सीधी सीधी बात है, अपन सीधा लिखो, चूंकि F बिंदु ZX अक्ष पर है। अच्छा, यहां पर मैंने आपको जो बताया था उसमें X यहां था, Y यहां था, Z यहां था। ये त्रिविमीय में X, Y, Z, X को घुमाते रहते हैं। मतलब आपको कभी यहां Y मिल सकता है, यहां X मिल जाएगा, यहां Z मिल जाएगा। तो ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन सी लाइन की वजह से बन रहा है। ठीक है। इस केस में X, Y अक्ष पर स्थित है। ठीक है। इसीलिए F का Y निर्देशांक 0 हो जाएगा। इस तरह से घनाभ बनता है, जो कि या घन बनता है, जो अब गया घनाभ बनता है वास्तव में, जो फोटो में दिया है। इस तरह से P बिंदु के अगर प्रोजेक्शन किए जाए तो यह घनाभ बनाता है। इसका Y निर्देशांक 0 होगा। तो F में P वाले में Y वाले को 0 रख दो, तो 2, 0, 5 ये आपका आंसर है। सिंपल सा। यहीं पर अगर D वाले के बारे में बोले तो D किसकी वजह से बना? XY की वजह से। तो XY वालों को छोड़ के बाकी Z वाले को 0 रख दो। अगर यहां पर आपसे बोले कि D बिंदु निकल गया, E वाला बिंदु बताओ, तो E वाला बिंदु Z और Y अक्ष की मदद से है, तो यहां पर X का मान 0 हो जाएगा। ऐसा कुछ, बस। खैर, सिंपल है यार ये चीजें। वे अष्टांग ज्ञात कीजिए जिनमें बिंदु -3, 1, 2 और -3, -1, 2 है। ऐसे तो याद रहेगा नहीं, वो टेबल को फिर से बना लेते हैं, है ना। वो टेबल क्या थी कि अष्टांग लिखो, अष्टांश लिखो, और अष्टांश 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 अभी बनाइए अपन ने। यहां पर X अक्ष के बारे में बात करेंगे, Y के बारे में बात करेंगे, Z के बारे में बात करेंगे। X के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, या पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के बाद नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव। यहां पर 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, फिर 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, यहां 4 पॉजिटिव और यहां पर 4 नेगेटिव। क्लियर है क्या? अब आपसे बोला है कि ये जो बिंदु है -3, 1 और 2, तो इस बिंदु का X वाला बिंदु ऋणात्मक है, Y वाला और Z वाला धनात्मक है। मतलब A वाला बिंदु का X ऋणात्मक होना चाहिए, Y और Z दोनों धनात्मक होना चाहिए। X ऋणात्मक, Y Z धनात्मक, ये तो द्वितीय अष्टांश में है ये वाले केस में। तो यहां पर बोल सकते हैं कि A जो बिंदु है
वो द्वितीय अष्टांश में, मतलब दूसरे अष्टांश में। ठीक है। बी वाला बिंदु, बी वाला -3 1 और -2, इस वाले बिंदु के लिए -3 x ऋणात्मक है, ठीक है, y धनात्मक है और z भी ऋणात्मक है। x ऋणात्मक है, यहां है, y धनात्मक होना चाहिए और z भी ऋणात्मक होना चाहिए, ये वाला केस, मतलब ये छठे अष्टांश में। तो b वाला जो बिंदु है वो षष्ठम अष्टांश में। खत्म बात, इतनी सी बात है, बस सवाल समाप्त। छठा अष्टांश में यही होता है। बस इस टेबल की मदद से आप किसी भी बिंदु का अष्टांश कैलकुलेट कर सकते हैं। खैर, इस तरह से ये जो टॉपिक है ये समाप्त होता है और त्रिविमीय ज्यामिति की कहानी की शुरुआत की समाप्ति होती है। अगर आप इस वीडियो को मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो वहां पर जाकर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। एक प्लेलिस्ट बनी है, सारे वीडियो लाइन बाय लाइन है। लेकिन अगर आपको वहां पर कोई अध्याय ढूंढने में दिक्कत होती है तो गूगल पर लिखिए www.magnetbrains.com और वहां पर जाते ही आपको CBSE हिंदी माध्यम दिखेगा। आपने उसमें कक्षा 11वीं का चयन किया, जैसे ही आप कक्षा 11वीं का चयन करेंगे आपको गणित विषय दिखेगा। गणित विषय में आपको NCERT की किताब दिख जाएगी। NCERT के बारे में यहाँ पाठ्यक्रम लिखा रहेगा और उसके बाद यहाँ बहुत सारे अध्याय लिखे रहेंगे। जिस अध्याय पर आप क्लिक करेंगे उस अध्याय का वीडियो आपके सामने चलना शुरू हो जाएगा। इतनी सी बात है बस। तो बस मतलब उस अध्याय के बहुत सारे वीडियो होंगे, जिस वीडियो पे क्लिक करोगे वो चलना शुरू हो जाएगा। बाकी आपको कक्षा 6 से लेके 12वीं तक मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी समस्त पाठ्यक्रम पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाते हैं। इसके लिए किसी भी व्यक्ति से कोई फीस नहीं ली जाती, ना ही आपको यह देखा जाता है कि आप कौन से राज्य से हैं या कौन से बोर्ड से हैं। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना है, वीडियो को भी शेयर करना है और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले भी बहुत से वीडियोस आपके लिए होने वाले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।